कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभा में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। समय आ गया है कि विधायी संस्थाओं के अंदर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े और इसीलिए सितंबर 2027 में सभी दलों के मत से, सभी दलों के सहयोग से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने लाख विरोध लोग करते रहे, कहा कि साहब महिलाओं को हमने नौकरी में अधिकार दिया, महिलाओं को पढ़ाने का हमने जिम्मा लिया, अब उनको सत्ता में भी बराबर की भागीदारी देंगे और 33% के बिल को पास करा दिया। जो सबसे पहले महिलाओं के लिए जो कुछ किया, विधवा महिलाओं के लिए उस वक्त जो शुरू किया, उसी पहल की अगली कड़ी है ये नारी वंदन अधिनियम। देश में आजकल महिला आरक्षण बिल की चर्चा तेज हो गई है। सियासी जमातें इसे अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, नफा और नुकसान, और होगा भी, क्योंकि अब तक जो लोग अपनी पारंपरिक सीटों पर अपना कब्जा मानते आए हैं, इस बिल के आने से क्या पता वो सीट उनके हाथ से फिसल जाए अगले 5 साल या 10 सालों के लिए। तो जाहिर तौर पर राजनीति की राहों में इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, और ऐसा होगा, ये बात एक अलग बात है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात यह है कि क्या इस बिल का सपना साकार होने के बाद जिस उम्मीद के साथ इस बिल को लाया जा रहा है, तो क्या सचमुच वो सामाजिक परिवर्तन हो पाएगा? क्या वो बदलाव हम देख पाएंगे अपने देश में? क्योंकि कहते हैं when women participate in the politics of their nation, they can make a difference. तो क्या भविष्य की हमारी महिला नेताएं हमारे लिए बदलाव ला पाएंगे? कम से कम आज इस सवाल पर तो बात हो ही सकती है, क्योंकि मैं बतौर महिला, आप बतौर महिला ये उम्मीद कर रही होंगी कि इस बिल के बाद कुछ बड़ा बदलाव आपके और हमारे लिए आ सकता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक आधी आबादी जो देश के निर्माण में सबसे बड़ा आधार रही, उसकी ताकत की पहचान हो ही नहीं सकी। अब मैं नाउमीद होने जैसी बातें नहीं कर रही, क्योंकि मैं जानती हूं द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज, यानी बदलाव ही एकमात्र सत्य है, शाश्वत सत्य। और देश वो बदलाव देख भी रहा है। हमने पिछले कुछ सालों में महिलाओं की स्थिति में, सोच में, हालात में, नज़रिए में बड़ा बदलाव देखा है, और मैं इस बदलाव को खुले तौर पर वेलकम करती हूँ। ये बदलाव आने की ज़रूरत थी, और अब जब ये राजनीति में ये बदलाव आ रहा है, इसको तो आपको, हमको, इस देश के 140 करोड़ लोगों को खुलकर वेलकम करना चाहिए। मैं जानती हूं कि इस बिल की चर्चाओं के साथ साथ एक बार फिर महिलाओं की उम्मीदें परवान चढ़ी हुई हैं। उम्मीदों का संसार सजा हुआ है। संसद के सत्र बुलाया गया है 16, 17, 18 तारीख को इसे पेश करने के लिए, और फिर चंद दिनों में या महीनों में ये बिल हकीकत बन जाएगा। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए था। 27 साल बाद अब ये हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि ये बदलाव ज़रूरी था। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये बदलाव यूं ही नहीं हो रहा, ये बदलाव हमने करवाया है, ये बदलाव आपने करवाया है। आपने इस देश की राजनीति को मजबूर किया है इस बदलाव को करने में। हमने सियासत से अपना हक लिया है। तो मैं इस आरक्षण के राजनीतिक असर, इसके वोट गणित, इस आरक्षण की कहानी, सब पर बात करूँ, लेकिन सबसे पहले बात करूंगी उस बदलाव की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सवाल भी है कि क्या वाकई महिला आरक्षण बिल बदलाव लेकर आएगा? क्या महिला आरक्षण बिल के संसद में पास हो जाने के बाद 33% रिजर्वेशन के साथ
महिलाओं को वो सम्मान, वो हक मिल पाएगा? और क्या महिलाओं को रियल टर्म में वो अधिकार मिल पाएंगे जिनकी बात कागजों पर की जा रही है? जाहिर तौर पे इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि 2047 के विजन में महिलाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है और उनकी भागीदारी के साथ ही भारत विकसित भारत बन पाएगा। तो आज इन तमाम बातों के साथ पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसको पूरी तरीके से डिकोड करते हैं, समझते हैं कि आगे ये बदलाव हमें किस दिशा में लेकर जाने वाला है। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। तो ये बदलाव तो होकर रहेगा, सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा, पर कितना ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि नारी शक्ति हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं है। भारत का इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट के देखें तो ऐसे विभूतियां हैं जिनको अगर याद किया जाए तो आपको समझ आएगा कि नारी सशक्तिकरण कब से चल रहा है। जैसे गार्गी वाचकनवी, जिन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में चुनौती दी थी। लोपामुद्रा, जिन्होंने कई ऋग्वेदिक मंत्रों का श्रेय दिया जाता है। घोषा, जो वेदों की ज्ञाता थी और स्तुति में मंत्र लिखे जिन्होंने। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी की बात कर लें, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, जयललिता, सरोजिनी नायडू जैसी हस्तियां भी हमारे ही इतिहास का हिस्सा रही, जिनका दूसरा नाम नारी सशक्तिकरण के लिहाज से देखा जा सकता है। और आज भी हमारे देश में एक राष्ट्रपति महिला ही है, साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वसुंधरा राजे, मायावती, ममता बनर्जी जैसी कई मिसाल हैं जो भारत में महिलाओं की अहमियत को दर्शाती हैं। देश की राजनीति में ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कुछ नामों के साथ, और बताइए क्या आपने इनके बारे में सुना है? पहला नाम है सिंधु ताई सपकाल, जिन्होंने 1000 से ज्यादा अनाथ बच्चों को गोद लिया। यूनिक होम बनाने वाली प्रकाश कौर, जिन्होंने उन बच्चियों को अपनाया जिनको उनके माता पिता ने लावारिस छोड़ दिया था। अकेले 30,000 से ज्यादा पेड़ लगाने वाली तुलसी गौड़ा, गांव-गांव साइकिल से जाकर बच्चियों को पढ़ाने और उन्हें आत्मरक्षा सिखाने वाली सुधा वर्गीस। शायद इन सबका नाम आपने पहली बार सुना हो। यहाँ मैं बात इसी बदलाव की कर रही हूँ। बड़ी बात यह है कि ये बिल एक शुरुआत है। हमें ये रिजर्वेशन दिया नहीं जा रहा है। हम इस रिजर्वेशन को हासिल कर रहे हैं अपनी ताकत से। हमें ये इसलिए दिया जा रहा है, या ये आज सियासत की मजबूरी इसलिए बन गया है क्योंकि आज सियासत हमारी ताकत पहचान रही है। राजनीति को ये समझ आ गया है कि महिलाओं को हाशिए पर रखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आज हम सरकार को बनाने, बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। तो आखिर इस बिल से क्या बदलेगा, इस पर बात तो करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बिल महिलाओं को सदन में 33% का आरक्षण देता है। महिलाओं के कोटे के अंदर ही SC/ST कोटा भी शामिल है इसमें। यानी इसके बाद हर 3 में से 1 सीट पर महिला उम्मीदवार का होना अनिवार्य हो जाएगा। इसको लागू करने से पहले परिसीमन के साथ सीटों की सीमाओं का दोबारा निर्धारण भी होगा और बिल के तहत 15 साल के लिए आरक्षण होगा, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। और परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें बारी बारी से बदली भी जाएंगी। अब आपने ये तो समझ लिया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कैसे सदन की तस्वीर को नया रंग देगा।
सियासत को सिरे से बदलने वाला ये अधिनियम सियासी तौर पर भी भारत की राजनीति में अपना असर दिखाएगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ राजनीति में बढ़ती महिलाओं की भूमिका को समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हाल ही में कुछ चुनाव की किताबों को या उनके पन्नों को पलटकर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। हाल ही का बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। 71% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया, जबकि पुरुष वोटर्स की संख्या आपको पता है कितनी थी? 63% ओनली। ये गैप दिखाता है कि महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर राजनीति और जो राजनीति में वोट मांग रहे हैं उनका भविष्य तय कर रही हैं। और फिर नीतीश कुमार ने इन्हीं चुनाव में करीब 2.7 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए। अच्छा, आप तो जानते हैं कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, तो जो 10,000 रुपये दिए गए हैं ना, वो दिए नहीं गए हैं, वो देने पड़े हैं, क्योंकि उनको आपका वोट चाहिए था। बिहार में लगभग 1.4 CR महिलाएं, 1.4 करोड़ महिलाएं जीविका से जुड़ी हैं, जो बहुत बड़ा संगठित वोट बैंक बन चुकी हैं और इनका झुकाव सत्ता की दिशा तय करता है। शराबबंदी याद होगा आपको, शराबबंदी जिसने नीतीश कुमार को बहुत पॉपुलर बना दिया था। शराबबंदी जैसी योजनाएं महिलाओं को साइलेंट वोटर बना देती हैं, जबकि शराब से बहुत बड़ा राजस्व आता है, किसी भी स्टेट को बड़ा टैक्स मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार जैसे राज्य में जहां फैक्ट्रीज नहीं होती वहां शराबबंदी जैसा फैसला लेकर महिलाओं को अपने खाते में ले लिया वोट की राजनीति में। और डेटा बताता है कि जिन सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया वहां एनडीए खासकर जेडीयू का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा। और इसी तरह महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। 2024 में 65% से ज्यादा महिलाएं वोट देने के लिए आगे आईं और ये संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा रही। और बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने पैसे भेजती रही और दिल्ली में पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन के पीछे भी महिलाओं का हाथ रहा। यहाँ भी पुरुष से ज्यादा महिला वोटर्स ने घर की चार दीवारियों को छोड़कर सत्ता की दिशा तय करने में भूमिका निभाई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जैसे इलाकों में वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। वहां की महिलाओं ने राशन, पानी, महंगाई जैसी बुनियादी मुद्दों पर पार्टियों की किस्मत तय की। और फिर सबसे बड़ी बात देखिए, झारखंड में भी मैया सम्मान योजना ने बीजेपी को नहीं, हेमंत सोरेन को सत्ता की चाबी दोबारा सौंप दी। सिर्फ वहां पर भी क्योंकि महिलाओं का जो झुकाव था वो हेमंत सोरेन की तरफ था, तो जेएमएम जीत गई। तो इस उदाहरण ने दिखाया कि किस तरीके से महिला का झुकाव जिस तरफ है, सत्ता की चाबी, सत्ता की कुर्सी उसके पास ही जाती है। और देखिएगा, बंगाल में भी हमें दरकिनार करने की हिम्मत किसी सियासी पार्टी में नहीं है। सबके मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए आप, कोई सुरक्षा के दावे तो कोई महिलाओं के खाते में पैसे और तमाम चीजें। इसलिए मैं बार बार दोहरा रही हूं कि ये आपको यूं ही नहीं मिला रिजर्वेशन, आपको ये इसलिए मिला है कि अब आपने अपनी ताकत सियासत को याद दिला दी है। और यही वजह है कि सत्ता की बागदौड़ को मजबूती से थामे सियासी दल महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाओं का पिटारा लिए बैठे हैं। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है कि क्या ये बदलाव हमें सिर्फ एक वोट बैंक तो नहीं बना रहा? एक बार फिर मैं ये सवाल करूंगी कि क्या ये बदलाव हमें सिर्फ नंबर बना के तो नहीं छोड़ देगा? क्या हमारे देश में आज भी हमें एक ऑब्जेक्टिव है जिसका मकसद वोट हासिल करना है? ये बात हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। क्या झांसी की रानी सरोजनी नायडू, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले जैसी वीरांगनाओं के देश में कभी महिलाओं को सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखना खत्म होगा क्या? मैं ये बदलाव देखना चाहती हूँ। मैं
राजनीति के गलियारों में घूमती हूँ, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाती हूँ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से मिलती हूँ, पॉलिटिकल कॉरिडोर में घूमती हूँ और पार्लियामेंट में रहकर ये देखती हूँ कि महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है, लेकिन ज़्यादातर उनको वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है। तो फिर आगे की चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर ये सवाल कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव या कोई नंबर बन के ना रह जाएं, हम केवल पॉलिटिकल पार्टियों के वोट बैंक बन के ना रह जाएं। क्या संसद में महिला सांसद जो हमारी प्रतिनिधि बनकर वहां पहुंचेंगी वो विल पावर दिखाएंगी जिसमें महिलाओं का हित जाति धर्म दलगत राजनीति की दीवारों को गिरा दे? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। सारी महिलाएं तो संसद में नहीं पहुंच सकती, कुछ ही तबका पहुंचेगा। जब वो महिलाएं बाकी की देश की महिलाओं को रिप्रेजेंट करेंगी तो वह वाकई न्याय दिलाएंगी या सिर्फ वही दलगत राजनीति, वोट बैंक की राजनीति या वो तमाम बातें रह जाएंगी? उस संसद की कल्पना करके अच्छा लगता है जहां इतनी महिलाएं होंगी। कितना खूबसूरत वो पूरा नज़ारा रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना चाहती हूँ कि ये जो महिलाएं जाएंगी वो हाशिए पर पड़ी महिलाओं को लेकर आगे चलेंगी या नहीं। क्या इतनी बड़ी सियासी ताकत होने के बाद वो विल पावर मिसिंग तो नहीं रहेगी, या वो सिर्फ एक सोच होगी? महिला उत्थान की क्या सही मायने में नारी शक्ति वंदन होगा? अब तक योजनाओं के जरिए जिन महिलाओं को वोट बैंक समझा गया, क्या अब वो बंधन टूटेगा? महिलाएं भी ये समझेंगी कि वो सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि असली अधिकार का हकदार हैं। क्या संसद में आई महिलाएं महिलाओं के लिए आवाज उठा देंगी ना? ऐसा तो नहीं कि वही पार्टी की सोच आइडियोलॉजी की दीवार में बंद के रह जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम अपने घरों में भी कई बार महसूस करते हैं कि एक महिला कुछ अलग करती है तो दूसरी महिला उसे अलग नज़र से देखती है। और बहुत आम भाषा में कई बार महसूस होता है कि महिलाएं महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती। तो ये अब हम इस बदलाव के साथ क्या इस सोच को त्यागेंगे? कभी उनके पहनावे, कभी बातचीत के तरीके, कभी किसी और वजह से जज करते रहते हैं आपस में एक दूसरे को। तो आने वाले वक्त में क्या इसमें बदलाव आएगा? बड़ा बेसिक है ये। क्या ये अधिनियम सिर्फ एक सियासी परिवर्तन ना बनकर एक सामाजिक परिवर्तन लाएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये बिल एक सामाजिक बदलाव लाएगा? ये सवाल हमें सिर्फ समाज से नहीं पूछना है, हमें आपस में एक दूसरे से पूछना है और हमें खुद से पूछना है। क्योंकि पंचायती राज अधिनियम के बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। याद दिला देती हूँ, पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गईं, लेकिन अंजाम क्या हुआ? चुनाव में महिलाओं का नाम तो था, लेकिन सिर्फ नाम। चुनाव असल में लड़ रहे होते थे उनके पति या रिश्तेदार, और चुनाव जीतकर वही प्रधान पति बनकर फैसले भी लेते थे। तो कहीं फिर हम उसी रास्ते पर तो नहीं चल पड़ेंगे कि किसी सांसद की टिकट कटी तो उन्होंने अपने परिवार से किसी को आगे कर दिया, लेकिन फैसले तो सिर्फ पुराने पूर्व सांसद साहब ही ले रहे हों। क्या हम इसे भी वैसा तो नहीं बना देंगे? और मैं कम से कम अब इसके लिए तैयार नहीं हूं, और मुझे आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं एक महिला पत्रकार हूं, और एक महिला पत्रकार होने के नाते इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना मेरी जिम्मेदारी है, और अपने फर्ज के तहत आपका ध्यान मैं इस तरफ लेकर आ रही हूं। इसी वजह से आज आपसे चर्चा कर रही हूं। बदलाव का वेलकम है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई बाकी है असल बदलाव की। इसे भूलना नहीं है। ये बदलाव हमारा हक है, और ये हमें यूं ही नहीं मिल रहा, बल्कि हमारी ताकत को देखते हुए हमें मिल रहा है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को फुल्ली यूटिलाइज करना है। तो अब हम भी वो विल पावर दिखाएं कि हम असल बदलाव लेकर आएंगे।
अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, इतना शफल होगा इसमें कि कई बार हो सकता है किसी सीट पर एक महिला को 5 या 10 साल का ही समय मिले, फिर वो शफल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार सीट मिल गई तो अब तो करते रहेंगे। तो ये आपके पास 5 या 10 साल का ही समय है वो बदलाव दिखाने का, या अपना एफर्ट डालने का, या समाज को ये बताने का कि कम से कम मैंने तो एफर्ट किया था, मैंने तो बड़े फैसले लिए। एक महिला दूसरी महिला के लिए खड़ी हो इस बदलाव के बाद, क्योंकि एवरी वुमेन सक्सेस शुड बी एन इंस्पिरेशन टू अनदर। याद रखिए, नव सृजन की शक्ति ईश्वर ने सिर्फ हमें दी, सिर्फ हमें। पर इस नव सृजन के लिए हमें खुद से और हमारी तरह की दूसरी महिलाओं से सबसे पहले लड़ना होगा। In the fight against patriarchy, you will have to fight more brainwashed women than men. और अगर हम ऐसा कर पाएं, तभी हम उस समाज में होंगे जहां शक्ति का सचमुच सम्मान होगा, जहां शक्ति के पास सचमुच अधिकार होंगे, सिर्फ किताबों में नहीं, धर्म ग्रंथों में नहीं, और सिर्फ बातों में नहीं। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत वाले।